तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी बुक से आपको चैप्टर नंबर 4 जो है पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम एम्पियर का परपति नियम बताएंगे, उसे सिद्ध करना भी बताएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। साथ ही में आप सभी लोगों को हम एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग, अगर प्रेजेंट टाइम के सिलेबस की बात की जाए तो एम्पियर के परपति नियम के 2 ही अनुप्रयोग बचे हैं। बायो सेवर्ट के नियम के अंतर्गत भी 2 ही अनुप्रयोग बचे जो कि मैंने पिछली क्लासों में करा दिया है। आज आप लोगों को हम एम्पियर का परपति नियम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ऐसा मुश्किल से ही आपने सीखा होगा, ये भी मैं वादा करता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको एम्पियर का परपति नियम सिद्ध कराया जाता है, डायरेक्ट बता दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी बात आपको डायरेक्ट नहीं बताई जाएगी, हर एक चीज को बताया जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे हुई थी। ठीक है, आपके दिमाग में भ्रम नहीं रहना चाहिए कि सर जी ने यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख दिया। अभी देखना मैं बताऊंगा अभी कहाँ पर, आपने कई सारे लेक्चर देखे होंगे वहां पर टीचर डायरेक्ट लिख देता है कि ये चीज होती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कहाँ पर हमने आपको ये पढ़ाया है। तो ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है और इसमें एक एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसका अनुप्रयोग कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या एम्पियर का परपति नियम ही पूछा जाता है, या इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। एम्पियर के परपति नियम की बात करें तो जैसे आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, गॉस की प्रमेय एक किसके लिए लागू होती थी, बंद आकृति के लिए लागू होती थी कि नहीं, वैसे यहाँ पर भी उन बंद आकृतियों के लिए लागू होती है जो आकृतियां पूरे परिपथ में धारा को घेरती हैं। ठीक है, जो एम्पियर का परपति नियम है वो भी बंद आकृतियों के लिए उन परिपथों में लागू होती हैं जो वैद्युत धारा को चारों तरफ से घेरती हैं। तो एम्पियर के परपति नियम के अनुसार क्या बताया गया, एम्पियर के परपति नियम में बताया गया इस नियम के अनुसार कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी बंद वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा जो होती है उसका म्यू0 गुना जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है वह उस पथ की नेट धारा का म्यू0 गुना होता है। अगर इसको हम सभी लोग गणितीय रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर मैंने अर्थात लिखा है समाकलन। आप अगर यहाँ पर हमने गोला खींच दिया मतलब 0 बना दिया तो इसका मतलब है बंद समाकलन। बंद समाकलन का मतलब बंद आकृतियों के लिए हमने ये समाकलन किया है। ठीक है, अब बोला गया है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, सदिश राशि से वेक्टर लगा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मतलब है L के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, मान लीजिए पथ द्वारा घिरी नेट धारा I है, तो इस नेट धारा I का कितना होता है भाई, म्यू0 गुना होता है, म्यू0 गुना होता है। ये कहता है आपका एम्पियर का परपति नियम। इसी चीज को अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया क्लासें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी भी कराएंगे, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चालक तार ले लेते हैं, एक धारावाही चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है एक दिशा में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। तो एक हम क्या करते हैं भाई, धारावाही चालक तार ले लिए। इस धारावाही चालक तार का मान रख दिया XY, इसमें I एम्पियर की धारा ऊपर की ओर ऐसे प्रवाहित हो रही। क्लियर इतनी बात। अभी देखिए मैं बताऊं तो इस साल एक डेरिवेशन बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत हट गया है, परिमित लंबाई के कारण, परिमित ऋजुरेखीय परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जब P पॉइंट पर हम निकालते थे पिछली क्लास से आप देखेंगे तो व्यंजक आया था B बराबर म्यू0 अपान में 4 पाई I अपान में R, और ये आया था साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब ये φ1 φ2 एंगल होते थे P से। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी हम चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक तार के समीप रखकर निकालते हैं तो उसमें φ1 और φ2 हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, और जब φ1 और φ2 90 डिग्री हो जाता है तो ये आपका आ जाता है म्यू0 अपान 4 पाई I अपान R, और साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, और 2 से काटेंगे तो ये 2 बचेगा। चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा म्यू0 I अपान में कितना भाई 2 पाई R। ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है एक धारावाही चालक तार के निकट किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको ये सभी टीचर डायरेक्ट बताते हैं कि एक धारावाही चालक तार के कारण जो निकट बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू0 I अपान में 2 पाई R होता है। लेकिन अब आपको ये भी नहीं समझ में आता ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है। आपने इस व्यंजक को सर्च कर लेना
इस बार सिलेबस में नहीं दिखा, इसलिए मैंने इस डेरिवेशन को बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत नहीं कराया है। नहीं, बायो सेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग यही था कि रिज रेखी परिमित लंबाई की रिज रेखी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और ये व्यंजक होता था। φ1 और φ2 एंगल होते थे उस बिंदु P से इनके मतलब अंत बिंदु के सिरों के बीच जो एंगल बनता था। ठीक है, अब चूंकि अगर हम धारावाही चालक तार के अति निकट किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो φ1 φ2 90 डिग्री हो जाएंगे और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। इसी चीज को डायरेक्ट यूज किया जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं इसको सिद्ध करने में। अभी हम भी यूज करेंगे, लेकिन आपको ने पहले ही बताया कि ये क्यों होता है इतना। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये जो धारावाही चालक तार XY है ये कागज तल के लंबवत है। कागज तल के लंबवत का मतलब समझते हैं, ये हमारे पास बुक है, ये धारावाही चालक तार ऐसे, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो कागज तल के लंबवत ये आपका धारावाही चालक तार है और इसमें I धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अभी चूंकि हमने बताया ना एम्पियर का जो प्रतिपद नियम एक बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसलिए इसके चारों ओर हम क्या करते हैं कि स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ बंद पथ खींच लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जिसका केंद्र जो है इस धारावाही चालक तार के बिंदु O पर स्थित है। इससे यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। चलिए भाई, इतनी बात बताइए, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखिए कितना आसान करने वाले हैं। ये आपका पॉइंट P है, यहां पर आपका इस धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका B है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सभी लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कैसे लगाया जाता है? अंगूठे को हम सभी लोग क्या करते हैं? धारा की दिशा में करते हैं, अंगुलियां उस डायरेक्शन में करते हैं जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। तो इस पॉइंट P पर अगर इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम सभी लोग अपने दाएं हाथ को ऐसे करेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस पॉइंट पर जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हाथ अंगुलियों को मोड़ने की जो डायरेक्शन होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। अर्थात इस बिंदु P पर इस धारावाही चालक तार XY के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा ऐसे होगी और ये आपकी वेक्टर B हो गई। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने एक आपका बंद सर्किट बनाया है, इसकी एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, अल्प लंबाई, क्योंकि सबसे पहले का कार्य हम अल्प लंबाई के कारण ही करते हैं। आप सभी को भी पता है कि बायो सेवर्ट में भी एक अल्पांश लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, उसके बाद संपूर्ण के लिए समाकलन कर देते हैं। तो अल्पांश लंबाई मान लेते हैं DL, कितनी मान लेते हैं? ये बिंदु P था, इसको इधर लिख देते हैं, अल्पांश लंबाई DL मान लेते हैं। अब DL जो लंबाई होगी DL भी होगा, वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। तो यहाँ पर DL वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र होंगे एक ही दिशा में, जिस वजह से थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा B और DL के बीच का। ठीक है, फिगर समझना बहुत जरूरी है, फिगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप देखते रहेंगे इसको अच्छे से तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं बचा है, बस यही सब मेन बातें थी। तो आप क्या लिखेंगे? माना एक हमारे पास धारावाही चालक तार XY है जो कि कागज तल के लंबवत है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और हमने इसके चारों ओर एक स्मॉल r त्रिज्या का वृत्तीय पथ खींच दिया है, जिसका केंद्र इस धारावाही चालक तार के बिंदु O पर स्थित है। धारावाही चालक तार XY के से R दूरी पर जो बिंदु P हमने लिया है, जो कि इस सर्किल पर लिया है, इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B वेक्टर जो कि अंदर की ओर है, जो कि हमने दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 द्वारा ज्ञात की है। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है? सीधा लिखना यही कि धारावाही, ऐसे एक लाइन में लिखना, धारावाही चालक तार द्वारा, है ना, कहां पर निकालने हैं? बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब हम सभी लोग ये निकालेंगे तो अभी बता चुका हूं मैं कितनी आएगी भाई। अब हमने कहा अति निकट ये पॉइंट है ना P, तो अति निकट पॉइंट P पर अगर इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आ जाएगी μ0I अपान में नीचे हो जाएगा 2πr। अभी बताया भी था कि 4π कैसे 2π बना है। चलो, ये तो क्लियर हुई इतनी बात। अब आप सभी लिखेंगे नाउ बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र का जो हमने निकाला यहाँ पर, इसका अगर हम रेखीय समाकलन कर दें तो आना चाहिए μ0I। तो हम लोग क्या करेंगे? नाउ बायो सेवर्ट के नियम में LHS पोर्शन लेकर के RHS पोर्शन को सिद्ध करेंगे, LHS लेने पर। ठीक है, अब LHS पोर्शन है बंद समाकलन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अब आप एक चीज बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL आपका हो जाएगा B DL
कॉस थीटा, बी डी एल, बी और डीएल की बीच एंगल अभी बताया 0 डिग्री, लिख दीजिए भाई 0 डिग्री। क्या समस्या बताइए, कोई समस्या? इसको रब कर दो भाई। देखिए भाई समाकलन करेंगे तो b हो जाएगा बाहर, क्योंकि dl ये चीज बताता है कि l के सापेक्ष करना है। l के सापेक्ष करेंगे तो l राशि वाली अंदर आएंगे, बाकी बाहर। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1। ध्यान दीजिएगा, b हो गया। dl इस वृत्तीय पथ की अल्पांश लंबाई थी, और इस अल्पांश लंबाई का जब समाकलन करेंगे तो संपूर्ण वृत्तीय पथ की लंबाई मानी जाएगी, और संपूर्ण वृत्तीय पथ की लंबाई जो होगी वो आपकी उसकी परिधि के बराबर होगी। त्रिज्या r है तो संपूर्ण वृत्तीय पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2 पाई r हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बंद समाकलन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl की वैल्यू निकाली, तो b इंटू 2 पाई r हुई। अब b की वैल्यू उठा के यहां से रख देंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लेना। लिखेंगे यहां पर b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो ये बंद समाकलन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर आ गया। b की वैल्यू रखेंगे म्यू 0 i अपान में 2 पाई r, गुड़े में कितना है आपका? तो आप कहेंगे 2 पाई r है, तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल। बंद समाकलन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर आ गया म्यू नॉट i। और यही तो एम्पियर का परपति नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र b का रेखीय समाकलन होता है वो पथ द्वारा गिरी नेट धारा का कितना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने बायो सेवर्ट के नियम को प्रूव कर दिया। बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई, तुरंत लीजिए। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको करा दिया। अब बायो सेवर्ट एम्पियर के परपति नियम का जो पहला अनुप्रयोग है उसको अभी यहाँ करा दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसा है। एम्पियर के परपति नियम में आपको ये चीज सिद्ध करना है कि एक धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित जो पॉइंट P है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो आपका ये होता है। लेकिन इस चीज को दिखाने के लिए आपको एम्पियर का परपति नियम का अनुप्रयोग करना है, उपयोग करना है। ठीक है, प्रयोग करते हुए ये चीज लानी है। समझ गए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको हम रब किए दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत 2 अनुप्रयोग हमने कहा इस बार पढ़ना है आपको। बहुत ही मतलब समझ सकते हैं कि टाइटली आप लोगों को इन दोनों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। रीजन क्योंकि ये एग्जाम में आता है, उसके बाद वाला तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना लिखा वाला। ठीक है, और थोड़ा बड़ा इसलिए उसको अगली क्लास में कराएंगे। तो एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो पहला अनुप्रयोग है वो है आपका अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट या तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र। तो वैसे ही आपको एक धारावाही चालक तार ले लेना है, नाम दे दो XY, आई एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक तार के बिंदु O से हमने एक R दूरी पर बिंदु P ले लिया है, और इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग की सहायता से। ध्यान दे रहे हैं आप सभी लोग? तो अगर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और एम्पियर का परपति नियम लगाना है, तो सबसे पहले इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक हम लोग बंद वक्र खींचेंगे, यानी एक वृत्ताकार पथ खींचेंगे, तभी तो बंद परिपथ बनेगा और तभी तो एम्पियर का परपति नियम लगेगा। चलो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब आपको करना क्या है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी ज्ञात करना मैंने बताया, ऐसे करेंगे अंदर की ओर। तो इस बिंदु P पर अभी बताया भी था कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है और जो DL है वो एक ही दिशा में होने की वजह से एंगल 0 बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए मेरी बात समझिए, आपको लिखना क्या है कि माना हमारे पास अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुई इतनी बात? अब आप सभी लोग लिखेंगे एम्पियर के परपति नियम से, क्योंकि उसी का अनुप्रयोग है। एम्पियर के परपति नियम से, एम्पियर के जब परपति नियम से आप लिखेंगे तो एम्पियर का परपति नियम कहता है कि बंद समाकलन ऑफ वेक्टर B डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट I। क्लियर है? हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है, तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर B डॉट DL होता है BDL cos थीटा के, और यहाँ पर BDL के बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I। ठीक है, अब B को कर लेंगे बाहर, बंद समाकलन ऑफ DL cos 0 की वैल्यू 1
बराबर म्यू नॉट आई। ओके, बी की वैल्यू ज्ञात करना है, बंद समाकलन ऑफ डीएल हो जाएगा। डीएल थी यहाँ पर अल्पांश लंबाई, अभी मैंने समझाया भी था, डीएल यहाँ पर अल्पांश लंबाई है और अल्पांश लंबाई एक वृत्ताकार पथ के रूप में बताई गई है। वृत्ताकार पथ के रूप में अगर लंबाई पूरी निकालेंगे तो पूरी लंबाई हो जाएगी वृत्त की परिधि के बराबर, और वृत्त की चूंकि यहाँ पर त्रिज्या आर है तो इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। बी बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। अभी मैंने बताया था कि एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इतना ही होता है, चाहे तुम एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग की सहायता से निकालो या फिर आप बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की सहायता निकालो, आएगा इतना ही। तो पहला अनुप्रयोग हो गया जो कि बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलेंगे भाई, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट क्लास में आपको हम धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कराएंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।